हेलो फिजियोज, वेलकम बैक टू फिजियो आर्क। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी पार्ट 2। आप लोगों में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम तो फिजियोथेरेपी पढ़ रहे हैं, तो ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जैसे एटम्स, बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये सब क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो देखो, मैं हमेशा से मानता हूँ कि अगर तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आगे चलकर जब हम IFT, टेंस, लेज़र या शॉर्टवेव डायथर्मी पढ़ेंगे तो वहाँ तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है। बेसिक्स पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे ताकि आने वाले जो मुश्किल और एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हम बिल्कुल आसानी से समझ पाएँ। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, जैसे आज एटम्स और कंपाउंड्स पढ़ेंगे, आगे चलकर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ट्रांसफार्मर्स और कैपेसिटर्स भी आने वाले हैं। ये सब हैं तो बेसिक्स, लेकिन हमें इन चीज़ों को बिल्कुल स्किप नहीं करना। सो माय नेम इज़ हर्ष और बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे सबसे बेसिक यूनिट से, जो है एटम। अगर आसान शब्दों में कहें तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा हिस्सा जिसके पास उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, उसे हम एटम कहते हैं। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। एक एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखो। एटम के सेंटर में एक बहुत हैवी और डेंस पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर दो मेजर पार्टिकल्स होते हैं। पहला प्रोटॉन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा न्यूट्रॉन, जो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। चलो इसको एक बार क्विक टेबल फॉर्मेट में रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होगा और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लोकेशन न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन शेल्स में रिवॉल्व कर रहा होगा न्यूक्लियस के अराउंड। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, मास रिलेशनशिप। अगर हम वेट या मास की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, लेकिन हमारा छोटा सा इलेक्ट्रॉन इनके सामने बहुत हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास का सिर्फ 1/1837 पार्ट होता है। यानी पूरे एटम का जो वेट होता है वो मेजरली उसके न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मास तो ना के बराबर होता है। अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स आखिर चक्कर कहाँ काटते हैं। इन सर्कुलर पाथ्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स। सेंटर से जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं, इन शेल्स को नाम दिया गया है K, L, M और N। के शेल सबसे अंदर होता है, इसलिए इसकी एनर्जी लोएस्ट होती है। जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाते हैं, L, M और N तक, एनर्जी इंक्रीजेज एज वी गो आउटवर्ड। तो N सेल की एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। इस एनर्जी के अंदर और छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं जिन्हें हम सब सेल्स कहते हैं, S, P, D और F। इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब आते हैं पूरे केमिस्ट्री का सबसे बड़ा रूल, स्टेबिलिटी रूल। हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, और स्टेबल होने के लिए उसे अपने सबसे बाहर वाले शेल, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, उसके अंदर ऑक्टेट या डुएट रूल पूरा करना होता है। यानी या तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर 2। अब इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। और जब कोई एटम ऐसा करता है तो वो न्यूट्रल नहीं रहता, वो एक आयन बन जाता है। चलो इसको दो बढ़िया एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारा जो सोडियम एटम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब क्योंकि उसने एक नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल दिया तो उस पर खुद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटायन। दूसरा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ है क्लोरीन। इसे स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज लिया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस नेगेटिव आयन को हम कहते हैं एनायन। हमेशा याद रखना, लॉस मतलब पॉजिटिव और कैटायन, और गेन मतलब नेगेटिव और एनायन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो सारे केमिकल बॉन्डिंग और आयन फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब जब ये एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? बनता है एक कंपाउंड। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन केमिकली। और इन एटम्स को आपस में जोड़कर कौन रखता है? केमिकल बॉन्ड। जैसे हमारा H2O या घर में खाने वाला नमक NaCl, ये सब कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनके बीच का जो बॉन्ड है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो चलो केमिस्ट्री के दो सबसे इम्पॉर्टेंट बॉन्ड्स को समझते हैं। पहला है आयनिक बॉन्ड, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये बॉन्ड बनता है कंप्लीट लेन देन से। जैसे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन को दे दिया, सोडियम बन गया पॉजिटिव
क्लोरीन हो गया नेगेटिव। दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुआ और बन गया NaCl। ये हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। अब कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो ना पूरा इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना ले सकते हैं, तो वो कहते हैं कि चलो शेयर कर लेते हैं। इस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मीथेन CH4। यहाँ कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करता है ताकि दोनों का शेल स्टेबल हो जाए। ये हमेशा दो नॉन मेटल्स के बीच बनता है। तो चलो एक क्विक समरी टेबल देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में एज इट इज़ लिख कर आना है। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट, आयनिक बॉन्ड के अंदर ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन्स का, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग होगा। आयनिक बॉन्ड के अंदर आयन्स बनेंगे, कैटायन और एनायन। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कोई भी आयन नहीं बनेगा। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। एग्जाम्पल, आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है NaCl, कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है CH4। अब आते हैं हमारे आज के लेक्चर के सबसे कोर फिजिक्स वाले पार्ट पे, जो हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रोथेरेपी में यूज़ करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। EMR का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस वेव्स की कुछ कमाल की प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली प्रॉपर्टी है कि इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, जो है 3 × 10⁸ मिलीसेकेंड। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये अपने साथ एनर्जी कैरी करती है। लेकिन ये EMR बनती कैसे है? तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो कि प्रोडक्शन ऑफ EMR होता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से। जब भी हम किसी भी एटम को एनर्जी देते हैं, हीट करते हैं, तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करके अपर शेल्स में चला जाता है, हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करके लोअर एनर्जी ऑर्बिट में गिरता है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसके पास थी वो उसे बाहर फेंक देता है। वो एनर्जी किस रूप में बाहर आती है? एक छोटे से पैकेट के रूप में, जिसे हम कहते हैं फोटोन। अब यही फोटोन मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाट इज़ अ फोटोन? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पैकेट और क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इनकी प्रॉपर्टीज़ याद रखना, इनका कोई मास नहीं होता, ये स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं और इनकी एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, E = hν। यहाँ E है एनर्जी, h है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है वेव की फ्रीक्वेंसी। अब जितनी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उन्हें अगर हम उनकी एनर्जी, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक लाइन में अरेंज कर दें, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक तरफ होती है लो एनर्जी और लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव्स, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। बीच में आता है हमारा विजिबल लाइट, जिसे हम देख सकते हैं। और जैसे ही हम विजिबल लाइट के रेड एंड के बिल्कुल पार जाते हैं, तो वहाँ होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ तुम्हें बिल्कुल रटी होनी चाहिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में हर तीसरे पेशेंट को हम IR लैंप लगाते हैं। इसकी वेवलेंथ 750 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। ये इनविजिबल होती है, हमें दिखती नहीं है। इसका सबसे बड़ा काम है कि इट प्रोड्यूसेस हीट, ये हीट प्रोडक्शन करती है। ये हमारी सुपरफिशियल टिश्यू, जो कि स्किन की लेयर है, उसे पेनिट्रेट करती है। इलेक्ट्रोथेरेपी में इसका यूज़ क्या है? जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट को IR देते हैं, तो उसे सुपरफिशियल हीटिंग मिलती है, जिससे पेशेंट को पेन रिलीफ होता है, मसल स्पाज्म रिलैक्सेशन मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को एक टंगस्टन फिलामेंट से पास कराते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस हाई होने के कारण वो बहुत गर्म हो जाता है और क्या इमिट करता है? इंफ्रारेड रेडिएशन, हीट एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। एक और एग्जाम्पल जो मैंने नोट्स में लिखे हैं वो है सोडियम एग्जाम्पल। जब सोडियम एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और जब वो वहाँ से वापस लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ अप्रॉक्स 589 नैनोमीटर की एनर्जी रिलीज करते हैं, जो हमें येलो लाइट के रूप में दिखाई देती है। तो चलो पूरे लेक्चर को एक बार शॉर्ट में रैप अप करते हैं इस क्लिनिकल टेबल के साथ। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम अलग अलग मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं जो अलग अलग रेडिएशंस पर काम करती है, जैसे IRR, इंफ्रारेड, हीटिंग इफेक्ट देती है, पेन रिलीफ और मसल स्पाज्म में काम आती है। UVR, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, स्किन इफेक्ट देती है, बैक्टीरियाज किल करती है और विटामिन D सिंथेसिस में हेल्प करती है। लेज़र, ये एक लाइट रेडिएशन है जो टिश्यू और वुंड हीलिंग में काम आती है।
SWD शॉर्ट वेव डायथर्मी EM वेव्स हैं जो डीप टिश्यू हीटिंग के लिए यूज होती है। इस चैप्टर से तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स में या वाइवा में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं जो तुम्हारे नोट्स के एंड में दिए गए हैं, जैसे डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैटायन एंड एनायन या व्हाई डज सोडियम एमिट येलो लाइट। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अब तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद आने चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। इस लेक्चर के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी ज्वाइन कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सारे फिजियो दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।